गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में क्लास 8 का मैथमेटिक्स का अध्ययन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले बात आपको ये जानना पड़ेगा कि चर क्या होता है, एक चर का मतलब क्या होता है, रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। चलिए पहले कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। एक चर का मतलब होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला जितना भी अक्षर, मतलब 26 अक्षर, इसमें ABCD डॉट डॉट XYZ, ये जो 26 अक्षर है, इसमें किसी एक अक्षर का ही प्रयोग होगा, चाहे आप एक्स का करें, वाई का करें, जेड का करें, यू का करें, वी का करें, टी का करें, किसी भी मतलब 26, ये जो 26 हमारे अक्षर है, इसमें सिर्फ एक अक्षर का ही प्रयोग करना। तो ये क्या हो, एक अक्षर वाले। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है जिसका घात क्या हो, 1 हो। रैखिक का मतलब होता है जिस चर के घात क्या हो, 1 हो जाए, जिसका पावर क्या 1 है, वन है, वैसे हमारा क्या कहला है, रैखिक, मतलब एक चर वाले रैखिक। अब समीकरण को जानने जानने के लिए हमें कुछ अलग अलग टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग जान पाएंगे समीकरण वगैरह क्या होता है। चलिए आप लोग पहला हेडिंग डालिए। सबसे पहला हेडिंग डालिए कि चर क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक डालिए चर। चर क्या होता है इसके बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे अक्षर क्या होता है, उसके बाद बीजीय व्यंजक व्यंजक के बारे में थोड़ा सा जानना, तब हम जाके समीकरण बता पाएंगे समीकरण एक्चुअल में होता क्या, और एक्चुअल में समीकरण में मीनिंग क्या होता है। लिखिए पहले कि चर गणित में उपयोग होने वाले अक्षर, उपयोग होने वाले अक्षर, गणित में उपयोग होने वाला अक्षर जिसका मान या जिनका मान कभी स्थिर ना हो। देखिए इस डेफिनेशन को ज्यादा ध्यान से समझिएगा। चर का मतलब होता है जिसका मान स्थिर हो। तो डेफिनेशन क्या है, गणित में उपयोग होने वाले अक्षर जिनका मान कभी स्थिर, जिनका मान क्या कभी स्थिर ना हो, वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। तो जैसे कि हम लोग आपको पहले बता चुके थे, पहले हम बताए थे ना कि अंग्रेजी वर्णमाला की जो भी 26 वर्ड, जो भी 26 अक्षर है, उसमें से उसका जो हम लोग उपयोग मैथमेटिक्स में करते हैं, उसका मान क्या होता है, स्थिर नहीं होता है। जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, यू हो गया, वी हो गया, टी हो गया, ये सब क्या है, ऐसे चर है जिनका मान क्या स्थिर ना हो। और यही सब जो अंग्रेजी वर्णमाला जो अक्षर है वो मैथमेटिक्स में उपयोग करता है और इसका मान स्थिर नहीं होता। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। अक्षर के बाद दूसरा हेडिंग डालिए, अक्षर क्या होता है। दूसरा टॉपिक डालिए अक्षर। अक्षर का सिंपल है मतलब होता है इसका मान क्या होता है, नहीं बदलता है, इसका मान हम लोग नहीं बदल सकते। जैसे कि हमने बोला कि हमारे पास एक 10 का नोट अगर हम आपको दे तो 10 रुपया ही रहेगा, ना कि 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। चलिए लिखिए इसका डेफिनेशन, जिसका मान कभी भी नहीं बदला जा सके। देखिए अक्षर का मतलब क्या होता है, जिसका मान कभी भी या कभी भी नहीं बदला जा सकता, उसे हम लोग अक्षर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले लें 1 2 3 4 5, जो हम संख्या ले लेते हैं, ये हमारा क्या अक्षर है, इसका मान हम लोग कभी अपने से नहीं बदल पाएंगे। ये 2 है तो इसका मतलब 2 ही होगा, ना कि 4 हो जाएगा। ये 3 है तो ये 3 ही होगा, ना कि 6 हो जाएगा। तो अब आप चर और अक्षर के बारे में समझ चुके हैं। चर के मतलब जिसका मान स्थिर ना हो, चर कहेंगे, जिसका मान स्थिर हो उसे हम लोग अचर कहेंगे। अब अपना दूसरा जो मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी हेडिंग डालिए, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। अब तीसरा टॉपिक डालिए बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक अंग्रेजी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहता है। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है कि चर और अचर में जब हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस का प्रयोग करते हैं, तो जो हमारा जो प्राप्त होता है, जो रिजल्ट प्राप्त होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। चलिए पहले से डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। चर और अचर, चर और अचर संख्या को
अचर संख्या में जब जब गणितीय संक्रियाएं का उपयोग देखिए, चर और अचर संख्या में जब हम क्या करते हैं, गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद जो हमारा जो रिजल्ट प्राप्त होता है, अर्थात जो परिणाम प्राप्त होता है, तो क्या बीजीय व्यंजक कहलाता है। ये हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि जो चर और अचर में जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जो जो लगाते हैं, लगाने और जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। जैसे एग्जाम्पल, डॉट डॉट इसको आगे कर देते हैं। अब यहाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे, अब देखिए ये हमारा चर हो गया और ये हमारा अचर। आप लोग एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ क्या कर, चर और अचर, मतलब चर और अचर मतलब जो मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा या तो वो सिर्फ चर पर लग जाए। ये ऑप्शन दे रहा है, इसमें तीन प्रकार ऑप्शन मिलता है हमारा, या तो क्या हो, या तो चर में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे सिर्फ, या तो हम अचर में लगाए, या दूसरा या तीसरा ऑप्शन ये देता है, या तो हम चर और अचर दोनों हम लोग क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रयोग करें। चर और अचर का मतलब हो, चर और अचर, इसका मतलब ये होता है हमारा ऑप्शन दे रहा है, या तो आप चर में मैथमेटिकल ऑपरेशन को लगाइए या आप अचर में मैथमेटिकल ऑपरेशन को लगाइए, और लगाने और जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा क्या बीजीय व्यंजक कहलाता है, अर्थात वो वही हमारा क्या व्यंजक है। देखिए ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन के चार प्रकार के होते हैं। देखिए पहले प्लस, माइनस, गुना और भागा। हम एक एक करके उपयोग करते हैं इसका। हमने यहाँ क्या है, यहाँ ए है, इस चार टू को हमने ऐड कर दिया, A+2, ये हमारा क्या व्यंजक है, व्यंजक कहलाता है। सी हो गया यहाँ 4, इसको भी ऐड कर देंगे, C+4, ये भी हमारा क्या एक प्रकार व्यंजक ही है। आप Z+8 को आप ऐड कर दिए, ये हमारा क्या एक प्रकार का व्यंजक है, इसे हम लोग बीजीय व्यंजक भी कहते हैं। अब जैसे हम इसी पर बात कर लें, जैसे 2+3 इक्वल 5, ये हमारा क्या है, ये व्यंजक के लिए ये अंक गणितीय व्यंजक है। अभी थोड़ा सा और इसके बारे में बात ही करना, तो इसलिए हम डेफिनेशन रफ कर दे रहे हैं। आपको ध्यान देना है कि हमने कह चुका था कि चर और अचर में जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस का जो उपयोग करते हैं, या तो हम चर में करें या तो अचर में करें, जो हमें परिणाम प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है, व्यंजक। व्यंजक उसी को हम लोग व्यंजक कहते हैं। अब आप ध्यान देंगे, अब जैसे कि हम लोग इसी में बात कर ले, अब हम चर में ही बात कर ले, इसी में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा दीजिए, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है एक प्रकार का विजय व्यंजक है। अब एक्स इंटू वाई, ये भी क्या एक प्रकार विजय व्यंजक है। अब एक्स प्लस वाई कर दे, ये भी एक प्रकार क्या विजय व्यंजक है। वाई अपन एक्स कर दे, ये भी एक प्रकार क्या विजय व्यंजक है। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन होता है, जो चर और अचर में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने और जो है प्राप्त होते हैं वहाँ क्या विजय व्यंजक कहलाते हैं। और जो चर, या तो हम लोग सिर्फ चर में मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए, या तो हम लोग सिर्फ अचर में मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये भी हमारा क्या एक प्रकार व्यंजक ही है। चलिए आप समझ चुके हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिख देंगे आप लोग। विजय व्यंजक है, ये सब विजय व्यंजक, एक्स प्लस वाई का विजय व्यंजक, 5 भी हमारा क्या व्यंजक है, 7y+8 ये भी क्या एक प्रकार व्यंजक ही है। ये सारा क्या हमारा व्यंजक का डेफिनेशन है। अब विजय व्यंजक में अब एक और नया टॉपिक आज आता है, जिसका नाम है विजय व्यंजक का पद। अब देखिए विजय व्यंजक का पद भी क्या इसी से मिलता जुलता है डेफिनेशन से। चलिए इसका डेफिनेशन पहले लिख लिया जाए। लिखिए, चर और अचर के गुणनफल से बने भाग, चर और अचर के गुणनफल से जो बने भाग जिनको मिलाने से
मिलान अर्थात जोड़ने से बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है, पद कहलाता है। ये आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ क्या हुआ, चर और अचर के गुणनफल, या तो हम लोग चर में गुना करें, या तो हम अचर और अचर में गुना करें, या तीसरा ऑप्शन, या तो हम क्या करें, चर और अचर में जब हम गुना करते हैं, जो हमारा गुणनफल प्राप्त होता है वो हमारा क्या कहला जाता है, पद। अच्छा, इसी पद को जब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ध्यान से देखें आप लोग, जब इसी प्रकार पद को जब हम लोग क्या आपस में जोड़ देते हैं, ये हमारा क्या कहला जाता है, पूरा बीजीय व्यंजक। यहाँ पूरा जो पार्ट है हमारा क्या बीजीय व्यंजक है। और हम एक्स वाई की बात करें, एक पद हो गया। अगर इसकी बात करें, ये भी एक प्रकार का पद हो गया। इसका भी बात करें, ये भी एक प्रकार का पद हो गया। हम अब ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा पद ही है। तो शायद आपको क्लियर हो चुका होगा कि बीजीय व्यंजक क्या है, व्यंजक क्या है, अरे पद क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करें कि बीजीय व्यंजक मतलब व्यंजक क्या होता है, कि चर और अचर जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, लगाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा क्या व्यंजक कहलाता है, उसी को हम लोग व्यंजक कहते हैं। और फिर एक और इसी में एक नया टॉपिक है, क्या, बीजीय व्यंजक पद। जब हम चर और अचर का जब हम गुणनफल निकालते हैं, उससे जो प्राप्त होता है, जब उनको क्या है हम लोग सम्मिलित कर देते हैं, जोड़ देते हैं, मिलाते हैं, तो हमारा पूरा क्या कहला जाएगा, हमारा बीजीय व्यंजक कहला जाएगा। थोड़ा सा डेफिनेशन एक ही है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े, चलिए यहाँ से एक सवाल करते हैं, ध्यान देंगे आप। ये सवाल इम्पोर्टेंट है यानी समझने के लिए। लिखिए इसको, अनमोल के पास नीरज के पास जितनी पेंसिल है, देखिए अनमोल के पास नीरज के पास जितनी पेंसिल है उससे उससे 5 अधिक है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा। कहा गया है कि अनमोल के पास नीरज के पास जितनी पेंसिल है उससे 5 अधिक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इसमें देखेंगे क्या, अनमोल के पास पेंसिल की संख्या हमें पता नहीं चल रहा। तो ये अनमोल के पास अनमोल के पास पेंसिल की संख्या क्या होगी, ये हमें किससे पता चलेगा, ये नीरज से पता चलेगा। क्योंकि क्या कह रहा है कि अनमोल के पास नीरज के पास जितनी पेंसिल है उससे क्या है, 5 अधिक है। फिर सुनिए बात को, क्या कहा गया कि अनमोल के पास नीरज के पास जितनी पेंसिल उससे क्या 5 अधिक है। और हमें अनमोल की पेंसिल की संख्या पता करनी है कितना है, तो हमें क्या है, पहले हमें यह पता करना होगा कि नीरज के पास पेंसिल की संख्या कितना है। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि सपोज करते हैं कि हम लोग नीरज के पास पेंसिल की संख्या हम 10 मान लेते हैं। हाँ, नीरज के पास पेंसिल की संख्या हम कितना मान लिए, 10। अब तो इसमें क्या, अगर इसमें 5 जोड़ दे तो हमारा किसका पेंसिल की संख्या मिल जाएगा, अनमोल का 15। अगर हम लोग नीरज के पास पेंसिल की संख्या 2 मान लेते हैं, तो इसमें अगर 5 जोड़ देंगे, 5 अधिक मतलब इससे ज्यादा, तो हमारा कितना है, 7। 7 हमारा क्या, अनमोल के पास पेंसिल की संख्या। तो कहीं ना कहीं ये चीज आप देख पा रहे हो कि नीरज के पास क्या है, नीरज के पास जो भी पेंसिल है उसका मान क्या अलग अलग, पेंसिल की संख्या क्या अलग अलग है। इसीलिए हम लोग क्या मानते हैं इसको, हम लोग ये मान लेते हैं कि नीरज के पास जितनी भी पेंसिल की संख्या है उसे एक्स मान लेते हैं। क्योंकि हम लोग एक्स इसलिए माने क्योंकि हम आपको पहले बता चुके थे, जो अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर उनका मान क्या स्थिर नहीं होता, उसका मान क्या अलग अलग पॉइंट में बदलते रहता है। तो देखिए ध्यान से सुनिए इसको, तो यहाँ सोल्यूशन करना है, ये हल करना है, इसको लिखना है। माना कि नीरज के पास पेंसिल की संख्या, पेंसिल से कितना पता है, कितना है उसके पास, नीरज के पास पेंसिल की संख्या तो हमें पता नहीं, इसलिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेंगे, एक्स। तब अब हमने क्या मान लिया कि नीरज के पास पेंसिल की संख्या कितनी है, एक्स है। अब क्या हो रहा है, अगर नीरज के पास पेंसिल की संख्या एक्स है, तो अगर उसमें मतलब 5 अधिक मतलब 5 को जोड़ दे तो हमारा, अगर हम इसमें 5 जोड़ दें तो ये किसी पेंसिल की संख्या प्राप्त हो जाएगी, अनमोल का। तब अनमोल
अनमोल के पास पेंसिल की संख्या, बताइए अनमोल के पास पेंसिल की संख्या क्या हो जाएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास नीरज के पास पेंसिल की संख्या x है, तो हम क्या 5 जोड़ देंगे तो हमारा अनमोल के पास पेंसिल की संख्या कितनी है पता चल जाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे x+5। तो नीरज देखिए फिर से सवाल को सुनिए एक बार, क्या कर रहा है नीरज के पास, मतलब कह रहा है कि अनमोल के पास, नीरज के पास जितनी पेंसिल है उसे क्या 5 अधिक है। तो हमें अनमोल के पास पेंसिल की संख्या पता करने के लिए हमें सबसे पहले किसके बारे में पता करेंगे, नीरज के पास। क्योंकि नीरज के पास अगर पेंसिल की संख्या में 10 पता हो जाए तो यहाँ 5 जोड़ देंगे तो अनमोल के पास पेंसिल की संख्या क्या है वो हमें पता चल जाएगी। तो इसीलिए कि जो ये डिपेंड करा किस पर, नीरज पर, जो जो जिस पर डिपेंड करता है ना हम लोग उसी उसी को एक्स मान लेते हैं। उसको एक्स मानने के बाद हम आगे काम करके इसका आगे का काम करके इसका मान निकाल लिया जाता है। इसीलिए हम क्या मान लिए, नीरज के पहले नीरज के पास जितनी पेंसिल संख्या एक्स हम मान लिए, उन्हें 5 जोड़ देते अनमोल के पास पेंसिल संख्या निकल गया। अब आप ध्यान देंगे x+5, अगर यहाँ पद बोलेगा तो ये हमारे क्या x एक पद है और ये भी क्या एक पद है। आप ध्यान देंगे इसमें x का मान क्या अलग अलग पॉइंट पर बदल सकता है। जी हमने बोल दिया कि नीरज के पास पेंसिल संख्या 2 है, नीरज के पास पेंसिल संख्या 10 है, इसका मतलब क्या x का मान क्या बदल रहा है ना, स्थिर है ना, इसलिए हम लोग इसे x माने और इसका मतलब होता है एक चर है। अब ये 5, अब 5 कहीं बदल रहा है क्या, नहीं ना, ये हमारा क्या अचर हो गया। चलिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि समीकरण वगैरह क्या होता है।